हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये विजन IAS जो टेस्ट सीरीज है, इसकी जो टेस्ट सीरीज नंबर 14 है, ठीक है। तो उसी को हम पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की पूरी मतलब पूरा टेस्ट है ये। तो उसी को हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, तो ये आज का 3rd पार्ट है और कल हमारा ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा एक टेस्ट सीरीज ये इनसाइट का कंप्लीट हो जाएगा। और विजन के तो हम लोगों ने 25 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे बताना है आप लोगों कि कौन सा मतलब टेस्ट चालू करना है। अब मतलब अल्टरनेट पे एक विजन का लेके आऊँ और एक इसका लेके आऊँ, मतलब इनसाइट का। तो ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। या फिर विजन के ही मतलब ये इनसाइट के ही कंटिन्यू करने हैं, तो ये आप लोग बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक भी कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया कि जैव विविधता मानव की निम्नलिखित में से किस जो जैव विविधता है, जैव विविधता मानव की निम्नलिखित में से किस माध्यम में सहायता करती है। तो फर्स्ट है कि जैव विविधता से विविध जो आपको जैविक रूप से जो विविध पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जो प्राकृतिक आपदाओं से उबरना आसान होता है। सेकेंड है कि प्रजातियों की स्वस्थ और जैव विविधता विभिन्न प्रकार के भोजन प्रदान करती है। थर्ड है कि पौधों में जो ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं, और जो मतलब पौधे होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित मतलब अवशोषित करते हैं और वैश्विक तापमान को जो है मतलब कम करने में सहायता करते हैं। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि जो जब पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी तो वहाँ जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। अब जैव विविधता होगी तो वहाँ पे मतलब जो CO2 का जो उत्सर्जन होता है वो मतलब कम होगा, उसको अवशोषित कर लेंगी जितनी और भी ग्रीन गैसेज हैं, तो वो मतलब कम पड़ जाएंगी इसके इम्पैक्ट से, ठीक है। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि प्रजातियों की स्वस्थ जैव विविधता विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदान कर सकती हैं। तो ऐसा ही बात है, जब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे तो उनसे हमको मतलब जो स्वास्थ्य के लिए जैसे औषधि के लिए इम्पोर्टेंट कुछ होती हैं, औषधियाँ के लिए जो प्लांट होते हैं तो वो भी हमको मिल पाएंगे, ठीक है। और ये थर्ड वाला भी मतलब फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विविधता जो होती है जैविक रूप से ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्राकृतिक जो आपदाओं से उबरने के लिए आसान बनाती है। कि अगर पेड़ पौधे होंगे तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम होगा और हमारी जो ये मतलब बाढ़ सूखा और ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की हम हमारे यहाँ ये कमी देखने को मिलेगी। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के कृषि जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो फर्स्ट है कि शीत मरुस्थल है, थर्ड सेकंड है हमारा ब्रह्मपुत्र घाटी है, और खासी जयंतिया गारो की पहाड़ियाँ हैं, और फोर्थ है बुंदेलखंड है। तो देखो जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करें तो जहाँ मतलब एग्रीकल्चर को अच्छे से वहाँ पे मतलब हम मतलब ये अब बहुत अच्छे से वहाँ पे उगा पाएँ, ऐसी मतलब सिचुएशन क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो ये हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये शीत मरुस्थल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे मतलब बहुत कम मतलब ये एग्रीकल्चर हो पाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी में यहाँ पे बाढ़ वाली सिचुएशन बनी होती है, और ये गारो खासी जयंतिया में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बुंदेलखंड में तो पानी की कमी है। तो ये तो आप लोग देखते ही हैं। तो ये ऐसे करके मतलब ये 4 क्षेत्र तो हैं ही हैं। इसके साथ साथ टोटल ये जो पार्ट हैं ये 22 क्षेत्रों में इनको जो मतलब एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किए गए हैं। 22 मतलब 22 स्थान इसमें मतलब 22 स्थानों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही मतलब जैसे ये मतलब शीत मरुस्थल है, ब्रह्मपुत्र घाटी है, और गारो खासी जयंतियाँ हैं, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। तो इसके साथ साथ 22 खंड हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 53। तो इसमें दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि सभी दुर्लभ मृदा तत्व धातुएं हैं। सेकेंड है कि लेंथेनियम एक दुर्लभ मृदा खनिज है जिसका उपयोग रात्रि में देखने योग्य चश्मे में किया जाता है। और थर्ड है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA दुर्लभ मृदा पदार्थों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा। जो ये आपको देखने को मिलेगा जो USA है ये 3rd पोजीशन पे है। इसमें आपको जो कंज्यूमर और प्रोडक्टिविटी के
इस तरह से अगर बात करें तो इसमें चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है और जापान सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, लेकिन सेकेंड वाला सही है, क्योंकि ये जो लेंथनम होता है, ठीक है, ये एक दुर्लभ खनिज पदार्थ है जिसका उपयोग रात्रि में देखने के लिए चश्मे में के योग्य मतलब चश्मे के रूप में इसको यूज मतलब प्रयोग किया जाता है। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट हो सही है, क्योंकि ये सभी जो दुर्लभ मतलब दुर्लभ मृदा तत्व हैं, ये सभी धातुएं हैं, क्योंकि इन्हें जो मतलब ये एक नहीं है, इसमें लगभग ये 17 टोटल तत्व पाए जाएंगे, ठीक है, जिन्हें ये धातुओं के रूप में एक समूह जो आवर्त सारणी होती है उसमें पूरा समूह का समूह ये है, जिसमें 17 तत्व हैं, ठीक है। इसमें टर्बियम होता है, समेरियम होता है, तो ऐसे करके बहुत सारे मतलब 17 तत्व इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 54। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला चाहबार बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इराक है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, या फिर ओमान में है। तो इसका ऑप्शन हमारा देखो सी सही है, क्योंकि ये ईरान का बंदरगाह है जिसे इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है, ये चाहबार पोर्ट। तो इसमें अभी कंट्रोवर्सी हुई थी कि कुछ प्रोजेक्ट इसके थे जिसे रोड और जो मतलब रेलवे के रिलेटेड थे, जो सेंट्रल एशिया मतलब अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट जो है ईरान ने चाइना को दे दिया है, ठीक है। तो इसी में ये कंट्रोवर्सी थी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कहा गया है कि किन रोगों का प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। तो कौन कौन से रोग हैं जिनका टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो फर्स्ट है कि HIV या एड्स, ठीक है। सेकेंड है हेपेटाइटिस ए और मलेरिया, और फोर्थ है हमारा चिकुनगुनिया। तो इसमें बात करें तो HIV का अभी तक कोई टीका नहीं बन पाया है, मलेरिया का भी नहीं है और चिकनगुनिया का नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस ए की बात करें तो इसका टीका बहुत पहले 1995 में इसका टीका बनाया जा चुका है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, ये मतलब सेकेंड स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और कौन से नहीं उपलब्ध है, तो देखो ये तीनों HIV, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो 1, 3 और 4। तो ये हमारा 1, 3 और 4, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सी बीमारी हैं, जैसे डेंगू हो गया, ठीक है। और ये सब जो बीमारियां हैं इनके टीके अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। और सॉस कोविड ये वाला आया है, तो इसका टीका तो अभी आ गया है, लेकिन पूरी तरीके से ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये 70 से 90% फीसदी ही काम करता है, बाकी का 10% और 30% लगभग ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ रहा है। तो इसी के संबंध में ये मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल जो प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, ठीक है, उसके बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि यह एक स्वायत्तशासी बहुपक्षीय और गैर लाभकारी संगठन है। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता संस्कृति को प्रेरित करना है और प्रोत्साहित करना है। और थर्ड है कि इसे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये जो मतलब राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है, मतलब नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की बात की जाए तो ये एक स्वायत्तशासी बहुपक्षीय और गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि मतलब उत्पादकता इसका उद्देश्य क्षेत्रों सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता संस्कृति को प्रेरित और प्रोत्साहित करना, ठीक है। लेकिन ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। ये आपको देखने को मिलेगा जो उद्योग मंत्रालय है, ठीक है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उसी के अंतर्गत ये आता है। तो ये हमारा गलत हो गया। और इसे मतलब इंक्लूड कब ये अस्तित्व में आया था, तो ये जो मतलब राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है, इसे 1958 में बनाया गया था, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं और थर्ड गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 57। तो इसमें 4G की तुलना में निम्नलिखित में से कौन से 5G के लाभ हैं। तो 4G से 5G में कौन कौन से लाभ आ रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया मतलब जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि 4G की तुलना में 5G काफ़ी अधिक विलंबता है, ठीक है। सेकेंड है कि 5G में 4G से बेहतर स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। और थर्ड है कि 5G एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो 4G से अधिक सक्षम है। तो ये तो सही है, ये तो एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है और जो अधिक सक्षम है, बहुत तेज़ है, ठीक है। और इसके लिए एक मतलब बेहतर स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जा रहा है 5G के लिए। ये
4G से बेहतर है, ठीक है। और 4G की तुलना में ये काफ़ी विलंबता तो नहीं, ये इसमें कम विलंबता देखने को मिलेंगी। ये बहुत स्पीड इसकी बहुत तेज़ है, ठीक है, बहुत तेज़ी से ये काम करता है। तो ये हमारा गलत हो गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। सेकेंड और थर्ड सही है। और ये 5th जनरेशन का जो मतलब 5G नेटवर्क है जो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत हाई स्पीड डेटा के साथ, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो ये हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो वर्षा जल संचय टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जल भृत की उत्पादकता को बढ़ाना और सूखे को के प्रभाव को कम करना, और यह मृदा अपरदन को कम करना, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, अगर हम जैसे वर्षा जल है, ठीक है, अगर बारिश हो रही है उसको अगर बड़े बड़े रिजर्वायर या तालाब बनाकर हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब उसको संचय कर लेते हैं जल को, ठीक है, इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, तो उससे जो है उत्पादकता में बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। और जैसे सूखे की स्थिति जहाँ होगी तो उस जो वाटर को हम लोगों ने बचा के रखा है उसको उस स्थिति में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो मृदा अपरदन की बात करें तो जैसे बारिश होती है तो पानी ये बह बह के ये नालियों और मृदा को मतलब बहा ले जाता है, ठीक है, नदियों के साथ, फिर ये समुद्र में जाके मिलता जाता है। तो ये क्या होता है कि ये मतलब ये सॉयल होता है उसका इरोजन बहुत मात्रा में देखने को मिलता है, तो ये भी हम रोक सकते हैं। तो ये हमारे फ़ायदे हैं इसके। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 59। तो इसमें मेथेनॉल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि मेथेनॉल सभी आंतरिक दहन इंजनों में कुशलतापूर्वक जलता है, किसी कड़की पदार्थ और कालिक का उत्सर्जन नहीं करता है एवं लगभग नगण्य सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करता है। सेकेंड है कि प्राकृतिक गैस और भारतीय उच्च राख युक्त कोयले में मेथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। और थर्ड है कि भारत में 20 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की स्थापित मेथनॉल जो होता है उसका उत्पादन क्षमता है। तो ये गलत है। ये 20 मैट्रिक टन अभी हमारी क्षमता नहीं है। हम लोग इसे प्रति वर्ष अभी तक 2 मिलियन टन जो है, मतलब 2 मैट्रिक टन इसको मेथनॉल को उत्पादित कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन सेकेंड वाला सही है क्योंकि ये भारतीय गैस और भारतीय उच्च राख युक्त कोयले से मेथनॉल को उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और फर्स्ट वाला भी सही है क्योंकि मेथनॉल सभी आंतरिक दहन इंजनों में कुशलतापूर्वक जलता है और किसी कड़कीय पदार्थ या कालिक का उत्सर्जन भी नहीं करता है। और ये लगभग नगण्य सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करता है, मतलब निकालता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है क्योंकि ये सही बात है, ये बहुत कम पोल्यूशन करता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। और इसका अगर हम मेथनॉल का यूज़ करते हैं तो इससे पेट्रोल से जो पोल्यूशन होता है उसमें लगभग ये प्रति वर्ष हम लगभग 33% की जो है कमी कर सकते हैं पोल्यूशन में, जो वायु पोल्यूशन होता है हमारा, ठीक है। और ये जो डीजल में यूज़ करेंगे तो इसमें 80% तक हम जो है पोल्यूशन को कम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ऊपर से एक और इसकी लाभ ये है कि ये इसे 19 रुपये प्रति लीटर की दर से इसे मतलब प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब इसको प्रोड्यूस करने में 19 रुपये खर्चा आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि हाथी परियोजना के संबंध में बताना है, ठीक है। तो हाथी परियोजना को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 1992 में प्रारंभ किया गया था। सेकेंड है कि एशियाई हाथी IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसके अंतर्गत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। संकटग्रस्त मतलब जो इंडेंजर कैटेगरी होती है। तो देखो, सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि जो एशियाई हाथी है उन्हें इंडेंजर्ड की कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है। और ये जो हाथी प्रोजेक्ट था 1992 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये सेंटर सेक्टर की स्कीम नहीं है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 61। तो इसमें कहा गया है कि गृहा के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि गृहा एक रेटिंग उपकरण है जो कुछ राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बेंचमार्कों के आधार पर लोगों को उनके भवनों के प्रदर्शन का आकलन करने में सहायता करता है। और गृहा को टेरी द्वारा विकसित किया गया था। इसे भारत सरकार द्वारा हरित भवनों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में
अपनाया गया है। ठीक है, तो देखो ये ग्रेहा एक बेंचमार्क है, ये तो सही बात है। मतलब एक मतलब रेटिंग उपकरण है जो एक स्वीकार्य बेंचमार्क है, जिसके आधार पर भवनों में जो है उसकी उसका प्रदर्शन की जो प्रदर्शन होता है, मतलब भवनों का जो निर्माण होता है उसमें जो एनर्जी होती है और मतलब जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्षमता होती है, तो इन सब को देख के ये मापदंड के आधार पर आकलन किया जाता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला सही है और सेकंड भी सही है, क्योंकि ये इसमें अगर बात करें तो ये टेरी द्वारा इसको विकसित किया गया है राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में, और इसे मतलब ग्रीन रेटिंग के मतलब इसके संबंध में ग्रीन रेटिंग भी दी जाती है। ठीक है, जो अच्छे जिनकी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी क्षमता या एनर्जी क्षमता या उसके जो उपयोग होते हैं, ठीक है, कि जो वो मतलब कितना ज़्यादा उसको यूज़ कर रहा है एनर्जी को, ठीक है, उस आधार पर ये ग्रीन रेटिंग तक दिया जाता है इसमें। ठीक है, जिसकी स्थिति अच्छी होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 62। तो इसमें कहा गया है कि भारत के नाभिकीय संयंत्रों के संबंध में बताना है, जो मतलब नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में। तो दाबित गुरु जल संयंत्र यानी जो प्रेशर हाइड्रोलिक वाटर जो रिएक्टर होते हैं उनके बारे में, हाइड मतलब जो प्रेशर हाइड्रोलिक वाटर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है कि हल्के जल वाले यानी लोअर जो वाटर रिएक्टर होते हैं, इसमें ईंधन के रूप में न्यून संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड यानी भवानी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और ये मतलब एक प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक संयंत्र यानी जो प्रोटोटाइप जो ये हाइब्रिड रिएक्टर होता है, ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें मिश्रित ऑक्स मतलब सॉरी मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये मतलब तीव्र प्रजनक रिएक्टर होते हैं प्रोटोटाइप वाले, उसमें आपको मिक्स यानी जो मिश्रित जो ऑक्साइड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ईंधन के रूप में। और जो ये हल्के वाले होते हैं, ठीक है, हल्के जल संयंत्र, इसमें संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मतलब हाई लेवल के होते हैं उसमें यूरेनियम जो प्राकृतिक नेचुरल यूरेनियम प्राप्त होता है उसमें यूज किया जाता है उसका। ठीक है, तो हमारा इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 63। तो इसमें कहा गया कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त यानी क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मापदंड होने चाहिए, कि मतलब एक क्षेत्र को हॉटस्पॉट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से मापदंड हैं उसके। तो फर्स्ट है कि इसमें कम से कम 1500 स्थानिक संवहन पौधे होने चाहिए, मतलब ऐसे पौधे जो कहीं भी ऐसे नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्राकृतिक यहाँ मूल प्राकृतिक वनस्पति का 70% या उससे कम भाग होना आवश्यक है। तो ये नहीं, ये गलत है, इसमें 70% नहीं, ये 30% यानी मूल वनस्पति का 70% होना चाहिए। मतलब दो मापदंड होते हैं जिसके आधार पर ये जैव विविधता हॉटस्पॉट निर्धारित किए जाते हैं। उसमें जो मूल वनस्पतिक जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो 30% या उससे कम भाग होना चाहिए उसका। ठीक है, और जो ये संवहनी पौधे जो स्थानिक होते हैं उसमें 1500 स्थानिक संवहनी पौधे होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है 64। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक प्रदूषण है, ये मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि डीडीटी है, प्लास्टिक है, और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है यानी पेन के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें अगर सेकेंडरी प्रदूषण की बात करें तो ये मतलब पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पेन होता है, ये सेकेंडरी होता है। लेकिन डीडीटी और प्लास्टिक की बात करें तो ये प्राइमरी होते हैं, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये सेकेंडरी बनते क्यों हैं, तो ये प्राइमरी जो पोल्यूटेंट होते हैं उन्हीं को यूज करके उसमें कुछ मतलब उनका पार्ट होता है और वो अलग एक मतलब अपना अलग पोल्यूटेंट बना लेते हैं, तो उसी को ये मतलब सेकेंडरी बोला जाता है। ठीक है, तो पोल्यूटेंट की कैटेगरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट है 65। तो इसमें माइक्रो प्लास्टिक के बारे में बताना है, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि माइक्रो प्लास्टिक प्लास्टिक के छोटे कण होते हैं जिनके आकार के व्यास की अधिकतम सीमा 5 मिलीमीटर होती है। ठीक है,
सेकेंड है कि माइक्रोप्लास्टिक महासागर के मलबे में 80% से अधिक योगदान देते हैं। थर्ड है हमारा कि प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक के उदाहरण में माइक्रोबीड्स और जो प्लास्टिक छर्रे और प्लास्टिक फाइबर शामिल होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो देखो ये बात करें तो ये देखो ये से थर्ड वाला स्टेटमेंट तो ये तो सही है, क्योंकि जो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक होते हैं उसमें माइक्रोबीड्स प्लास्टिक छर्रे और प्लास्टिक फाइबर शामिल होते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो ये भी सही है, क्योंकि महासागर में जो 80% मलबा है उसमें जो है प्लास्टिक देखने को मिलेगा। ये अभी ऑस्ट्रेलिया के एक CSIRO की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि था कि लगभग 14 मिलियन टन आपको ये मैट्रिक टन देखने को मिलेगी प्लास्टिक, जिसमें से ज़्यादातर ये माइक्रो प्लास्टिक वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और UNEP की रिपोर्ट आई थी तो जो जिसमें कहा गया था कि जो ये प्लास्टिक है तो ये महासागरों में 4 दशकों से लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत तेज़ी से वहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये हमारा सेकेंड वाला भी सही है और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक छोटे कण के मतलब छोटे कण होते हैं ये। ठीक है, और अधिकतम जो इनकी जो सीमा होती है अधिकतम ये 5 मिमी की होती है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 66। तो इसमें राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के बारे में हमको बताना है कि कौन से प्रदूषक को मापा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है और बेंजोपायरीन है। तो देखो ये जो राष्ट्रीय जो तुम्हारा ये परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक है, इसमें दो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें टोटल आपको देखने को मिलेंगे तो ये 12 मानक होते हैं। ठीक है, इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया है, बेंजोपायरीन है, इसके साथ साथ SO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और PM10 है, PM10 है, PM2.5 है और जो आपको शीशा देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्सेनिक है, निकिल है, ठीक है, बेंजीन है और ये ओजोन। ये मतलब 12 मानक इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें नहीं यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हमारा 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा सही हो गया 2, 3, 4, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सभी खतरनाक अपशिष्ट की अच्छी तरह से पैकिंग, लेबलिंग और जो इसका परिवहन किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम रेडियोधर्मी अपशिष्ट से संबंधित है। तो ये सही बात है, परमाणु ऊर्जा जो ये अधिनियम था ये आया था आपका 1982 में ये देखने को मिला था। ठीक है, 1982 में आया था। तो इसके अंतर्गत ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट को इसमें प्रबंधित करने की बात की गई थी। और जो ये मोटर वाहन एक्ट आया था ये 1988 में आया था। तो इसमें उनकी पैकेजिंग, लेबलिंग और ये परिवहन के बारे में बात की गई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 68। तो इसमें जैविक ऑक्सीजन मांग यानी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात की जा रही है। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट को विघटित करने हेतु जीवाणु द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की जो मात्रा जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। ठीक है, सेकेंड है कि जल में प्रदूषण के भार को मापने के लिए जैविक ऑक्सीजन मांग जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग की तुलना में एक बेहतर विधा है। तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आपको जल में प्रदूषण की माप करना है तो COD के बेहतर माप का तरीका होता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, क्योंकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर हम पता लगा पाते हैं कि वहाँ कितनी मतलब एक्चुअल में कितनी मांग है, लेकिन जैविक मांग के आधार पर तो उसमें वहाँ कितने जीव जंतु हैं, वो कैसे मतलब जीवित रह रहे हैं, तो उसमें मतलब पोल्यूशन का पता लगाया जाता है, लेकिन एक स्तर तक, लेकिन बहुत अच्छे से उसको सटीक तरीके से उसमें नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसका अनुमान। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि उपस्थित कार्बनिक अपशिष्टों को विघटित करने हैं तो जीवाणुओं द्वारा जो आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे जो है मतलब ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड इसका गलत है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 69। तो इसमें कहा गया है कि विकिरण कणों के संबंध में मतलब जो विकिरण पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि अल्फा कणों को
अल्फा कणों को कागज के एक टुकड़े और मानव त्वचा द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। सेकेंड है कि गामा किरणें मानव त्वचा को आसानी से भेद सकती हैं और अपने मार्ग में आने वाली कोशिकाओं की क्षति पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो ये गामा किरणें देखो मतलब बहुत उनकी भेदक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये किसी चीज़ में भी भेद सकती हैं। ठीक है, तो ये गामा किरणें जो होती हैं वो मानव त्वचा को आसानी से भेज सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये अल्फ़ा कण होते हैं ये मानव त्वचा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन एक होता है अल्फ़ा, गामा और बीटा किरण। तो ये बीटा किरण जो होती है, ठीक है, इसके बात करें तो ये त्वचा को भेद सकती है, लेकिन ये मतलब जो धातु या शीशा को भेद नहीं सकती। तो ये तीनों के बारे में था, तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि प्रदूषण सूचकांक के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन से मापदंड उपयोग किए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि उत्सर्जन या वायु प्रदूषक, अपशिष्ट जल प्रदूषक, खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन और संसाधनों का उपयोग। तो देखो ये चारों प्रदूषकों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो हमारा ये CACP होता है, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड होता है, तो इसके आधार पर ये मतलब मापदंड रखे गए हैं, तो इनको इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। साथ साथ इसमें एक लिस्ट जारी की जाती है कि मतलब कितना कहाँ पे पोल्यूशन है। ठीक है, उसी हिसाब से इसमें रेटिंग भी दी जाती है उस सिटी को। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे बनाया गया है। तो इसमें बताया गया है जिसमें 60 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जहाँ पोल्यूशन, उसे रेड कैटेगरी में उस सिटी को रखा जाएगा। ठीक है, 41 से अगर जो 59 के बीच है, ठीक है, तो 41 से 59 के बीच अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आपको ऑरेंज कैटेगरी में देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर आप 21 से 40 की कैटेगरी में हो, ठीक है, तो आपका ग्रीन दिया जाएगा सिग्नल। ठीक है, ग्रीन कैटेगरी में रखा जाएगा, और 20 से कम है तो ये वाइट कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये मतलब इसके द्वारा सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल के द्वारा ये मतलब किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा 71 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी ई अपशिष्ट के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि भारत ई अपशिष्ट उत्पादक देशों में 5वें स्थान पर है। सेकेंड है कि भारत के लगभग 95% ई अपशिष्ट का औपचारिक क्षेत्रों में पुनर्चक्रण किया जाता है, मतलब रिसाइकलिंग की जाती है। और थर्ड है कि देश में ई अपशिष्ट लगभग 30% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ रहा है। तो ये देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 30% की जो चक्रवृद्धि दर होती है, मतलब ब्याज पे ब्याज वाली जो दर होती है, उसी के आधार से ये मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो ये गलत है, क्योंकि औपचारिक क्षेत्र में तो अभी तक जो रिसाइकलिंग की जा रही है, ठीक है, ई अपशिष्ट का, वो केवल 5% है। ये अनौपचारिक क्षेत्र की बात की जा रही है, तो उसमें 95% देखने को मिलेगी। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ई अपशिष्ट उत्पादक देशों में 5वें स्थान पर इंडिया है। अगर पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो USA आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले स्थान पे USA है, सेकेंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, जर्मनी है, और 5वें स्थान पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें ये 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों को इन नियमों के दायरे में लाया गया है। सेकेंड है कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को स्थानीय निकाय के विवेक पर छोड़ दिया गया है। और थर्ड है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो सॉरी, बोलते बोलते ना कई बार होता है यार कि थोड़ा सा गला ना मतलब बैठने लगता है, सॉरी, कोई ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है तो ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात की जा रही है तो ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो बात की जा रही है तो नहीं, ये सेंट्रल
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की जा रही, उसके द्वारा ये मतलब दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये इनको अनिवार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट हमारा। और सेकेंड वाले की बात करें तो इसको भी स्थानीय निकायों के विवेक पे नहीं छोड़ा गया है। ये जो विस्तारित उत्पादक और उत्तरदायित्व होता है, इसमें कहा गया है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसके लिए ये नियम बनाया गया है कि वो कचरे को एकत्र करने की जिम्मेदारी लेंगे और उसके लिए एक सीमित समय में एक कचरा प्रबंधन योजना बनाएंगे जो तुम्हारा स्थानीय निकाय के साथ संपर्क में रह के बनाना होगा, ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेट करके। तो ये हमारा गलत है ये भी स्टेटमेंट, लेकिन फर्स्ट वाला सही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों को इन दायरे में लाया गया है, क्योंकि पहले ये बाहर थे लेकिन अब इनको भी ग्रामीण क्षेत्रों को भी इस नियम के अंदर ले आया गया है, ठीक है। तो हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 73rd। तो इसमें कहा गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट को स्रोत पर कचरे के पृथक्करण में सुधार करने के लिए 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, मतलब डिवाइड किया गया है। और सेकेंड है कि राज्य सरकार सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान करेगी और जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को निपटने के लिए कचरे वाले बैग या कंटेनर के लिए बारकोड सिस्टम स्थापित करना होगा। तो अगर इसमें बात करें तो देखो ये हमारा जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें एक जो कंटेनर होगा उस पर बारकोड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, वो कचरे के निपटान के लिए। तो ये तो हमारा सही है, ठीक है। और आपको बात करें तो हमारा सेकेंड ऑप्शन तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि जैव अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान करेगी, ये राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार भूमि प्रदान कराएगी और वो मतलब उसको मतलब जो डॉक्टरी वाला यानी चिकित्सीय वाला जो ये अपशिष्ट निकलता है उसको सिरिंज उरिंज पट्टी वट्टी वगैरह नहीं होती, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी उसी संस्थान की होगी, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है तो इसमें ये 4 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है, ना कि 10 श्रेणियों में। ये नया नियम आया, पहले ये 10 श्रेणियों में था लेकिन अब इसे 4 श्रेणियों में कर दिया गया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड और थर्ड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 74। तो इसमें ध्वनि प्रदूषण के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शहर के लिए सुरक्षित शोर स्तर 45 डेसिबल निर्धारित किया है। सेकेंड है कि भारत में महानगरीय क्षेत्र आमतौर पर औसतन 90 डेसिबल से अधिक दर्ज करते हैं और मुंबई को विश्व का सर्वाधिक शोरयुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। तो ये अगर बात करें तो देखो ये WHO ने ये 45 डेसिबल का जो ये निर्धारित किया गया है कि ये सुरक्षित शोर है, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो ये हमारे मतलब लेवल में रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो इससे नुकसान हो सकते हैं। और भारत में जो महानगरीय क्षेत्र में आमतौर पर ये 90 डेसिबल से अधिक दर्ज किया गया है। तो ये भी सही है, क्योंकि अभी इस समय बहुत तेज़ी से ये मतलब देखा गया है। तो ये तो गलत है, लेकिन मतलब ये सही है हमारा, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो पहले सर्वाधिक शोर वाला स्थल नहीं घोषित किया गया है, ये विश्व का थर्ड सबसे शोर वाला स्थल शहर दर्ज किया गया है, शोरयुक्त शहर, ठीक है। तो ये हमारा गलत है थर्ड वाला, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 75। तो इसमें जैव उपचार तकनीकों के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि जैव उपचार तकनीकी के संदर्भ में ये क्या है, ये तो यार वही ये तो कल वाली फिर दिक्कत आ रही है। ये मतलब हिंदी में ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, हमको लगता है ना प्रिंटिंग विंटिंग में कि जब हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ये कहीं ना कहीं छूट गया है, ठीक है। तो चलो 2 क्वेश्चन है उसी को देख लेते हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट तो हैं हमारे ना, तो यहाँ हम लोग उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो सेकेंड में दिया है कि भूजल ऑक्सीजन सांद्रता यानी डिजोल्विटी बढ़ाने के लिए साधारण जो जल सरणी के नीचे जो दबाव में हवा का प्रवेश कराना, जो ये बायो स्पार्जिंग कहलाता है। सेकेंड है कि बायो ऑगमेंटेशन में सूक्ष्म जीवों को एक दूसरी साइट पर आयात किया जाता है ताकि क्षरण प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। तो इसमें देखो ये अगर बात करें तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये क्या होता है कि जो मतलब दूषित साइट पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उन्हें मतलब वहाँ पे उसे ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है।
तो ये इन सीटू के अंतर्गत आता है कि मतलब किसी चीज़ को ले जाके कहीं बाहर करना। मतलब देखो, जैव उपचार की दो टेक्नोलॉजी हैं, एक तो इन सीटू है, एक एक्स सीटू है। एक्स सीटू होती है कि मतलब किसी जिसको ख़त्म करना है, जिस वस्तु को या किसी चीज़ को या कचरे को, ठीक है, तो उसको अगर साइट जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह साइट पे ले जाया जा रहा है और उसे ख़त्म किया जा रहा है, तो ये एक्स सीटू के अंतर्गत आता है। और ये जो वहीं पे उसका उपचार कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो इसे एक इन सीटू के अंतर्गत रखते हैं। तो ये बायो ऑगमेंटेशन ये एक्स सीटू होता है, ठीक है। और ये भूजल सांद्रता बढ़ाने के लिए जो जल सारणी के नीचे दबाव में हवा का प्रवेश कराने के लिए बायो स्पार्जिंग कहलाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इसमें बायो बेंटिंग एक होता है जो मतलब उसी जगह ख़त्म कर दिया जाता है, और ये बायो स्पार्जिंग ये इन सीटू के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। तो ऐसा इस हाँ सही है, तब तो यार मिल गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा। एक अगर नहीं भी है तब भी हमारा काम चल गया यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और यार प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा है तो यार आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि आप लोग यार इसे लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो थोड़ा सा, तो थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो यार कुछ करना है, पढ़ाते हैं यार, अच्छा लगता है। मतलब एक्चुअली मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग मुझसे जो सीख पा रहे हैं वो अच्छा सीख पा रहे हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं पता है, क्योंकि आप लोग कुछ बताते तो हैं नहीं कि अच्छा बता रहे हैं या बुरा बता रहे हैं। अगर कोई चीज़ अगर चेंजेस करनी हो तब भी बता सकते हो आप लोग कि मतलब क्या करें क्या ना करें, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब तक बताएंगे नहीं भाई, अगर आप रिव्यू नहीं दोगे कि क्या दिक्कत आ रही है, तब मुझे कैसे पता चलेगा। मुझे तो लग रहा है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कि मैं जो डिलीवर करना चाहता हूँ चीज़ों को वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग बताइए दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो उसको मैं सोचूं समझूं। क्योंकि आप लोग कभी तो वीडियो देखते हो कभी नहीं देखते हो, तो इसका क्या मतलब है यार। अगर आप कंटिन्यू नहीं बने रहोगे तो मैं क्यों मतलब कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। आप लोग बोलने लगते हो कि सर डालो, डेली डालो, तो यार मैं तो पहले डेली ही डालता था, लेकिन पता चलता है कि एक दिन तो आप लोग 400-500 लोग एक वीडियो को देखते हो, लेकिन दोबारा वही वीडियो डालो तो उसी में बहुत कम व्यूअर्स आते हैं। तो यार फिर मन नहीं करता है ना कि इतनी मेहनत लगाओ, 4-5 घंटे एक वीडियो में लगाओ और उसके बाद ये मतलब सिचुएशन आती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग बताया, कम से कम ये तो बता सकते हैं कि मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मैं ज़रूर से मतलब उसके कोशिश करने की सोचूंगा कि मतलब क्या दिक्कत आ रही, तो उसको मैं ज़रूर उसका निवारण करूँगा, ठीक है। तो आई होप आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना मस्ती मस्त मौज मौला में अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है।